हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी वन। इस वीडियो में हम देखेंगे निर्वाचन आयोग से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहते हैं तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि इन दोनों प्रश्नों का राइट आंसर आप नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो चलिए फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी तरह का पेड कोर्स या स्टडी मटेरियल्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद लॉगिन वगैरह करके आप इस इंटरफेस पे जा करके अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के अनुरूप है। और बात कर रहे हैं हम लोग निर्वाचन पद्धति की, तो भारत में जो निर्वाचन आयोग है इसके बारे में व्याख्या संविधान के भाग 15 के अंतर्गत दिया गया। भाग 15 में और अनुच्छेद की बात करें तो 324 से 329 अनुच्छेद तक निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है वो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, उसी को हम लोग कहते हैं। डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। तारकुंडी समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? मैंने निर्वाचन आयोग पर नोट्स रेडी कर दिया और मैं आज इवनिंग में नोट्स को डाल दूँगा, जितने भी कोर्स हैं सभी कोर्सेज़ में। तो आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड करके भी पढ़ लीजिएगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर कर दिया। तारकुंडी समिति तथा गोस्वामी समिति का जो संबंध है यहाँ पे हो जाएगा चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के संबंध में इन्होंने सुझाव दिया था। तो सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तारकुंडी समिति और गोस्वामी समिति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग मैंने आपको पूर्व में बताया था कि 324 से 329 के अंतर्गत आता है। तो 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, और 326 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत देखिए कहा गया कि वयस्क मताधिकार, जैसे कि हम जानते हैं कि पहले मतदान देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इससे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और ये जो वयस्क मताधिकार का जो बात कही गई वो आपका 326 के अंतर्गत ही कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा में मतदान की जो आयु होगी वो वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष के लोग मतदान कर सकते हैं। तो सही आंसर फिलहाल यहाँ पे बी होगा, 324। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, लोक संघ सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो ये सभी के सभी क्या है कि संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था तो आपको पता ही होगा कि संवैधानिक संस्था हम उसे कह सकते हैं जिसका उल्लेख हम संविधान में कहीं ना कहीं देखते हैं, कहीं ना कहीं उसका जिक्र रहता है किसी अनुच्छेद में, किसी भाग में, उसी को संवैधानिक संस्था कहते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी होगा। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु के लिए, जो भी पहले पूरा हो। तो ये ध्यान रखना। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग के अध्यक्ष भी मुख्य निर्वाचन यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ही होते हैं, यानी सही आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। इसकी नियुक्ति पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करने के उद्देश्य से की जाती है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले जो हमारा निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्यीय था, सिर्फ और सिर्फ एक सदस्य इसमें होते थे जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी आयुक्त के रूप में एक ही इसमें व्यक्ति होते थे। लेकिन अक्टूबर 1989 के अंतर्गत राष्ट्रपति के फैसले के साथ इसमें 2 व्यक्तियों को और शामिल किया, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और 2 अन्य आयुक्तों की इसमें बात की गई, यानी इसे 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया।
ठीक है, कुछ वक्त तक ये चला, लेकिन बाद में फिर से इसको एक सदस्य ही बनाया गया। लेकिन 1993 के बाद से ये पूरी तरह से फिर से ये हमारा जो वर्तमान में चल रहा है 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया था। तो यहाँ पे तो फिलहाल 1993 नहीं है, लेकिन ये आपका 1989 करेक्ट होगा कि 1989 में ये बनाया गया था, 1 सदस्य से 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब कुछ मैंने नोट्स में अच्छे तरीके से लिखा है, तो जिनको नोट्स चाहिए आप जाकर एक एप्लीकेशन पर कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर के तैयार रखता है? मतदाता सूची का बनाने का काम किसको है? तो निर्वाचन आयोग को है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आता है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये सब कार्य चुनाव आयोग का ही होता है। चुनाव आयोग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? चुनाव आयोग का दायित्व हम आर्टिकल 324 के अंतर्गत देखते हैं, और ये जो होता है राष्ट्रपति का चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, इन सभी से, यानी ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट आता है कि उपचुनाव कराया जाता है, उपचुनाव कराया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, उपचुनाव ये कभी भी कराया जा सकता है, ठीक है, कभी भी कराया जा सकता है, तो ऑप्शन डी होगा, ऐसा इसका कोई समय नहीं है। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो ध्यान रखना है कि मध्यावधि चुनाव जो है वो समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, तब वहाँ पे मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और आपको पता है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और ये आर्टिकल 85 के तहत कर सकते हैं, ठीक है, 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष कराए गए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष कराए गए थे? तो ध्यान देना है कि भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो 1951-52 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, 1951-52 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब कर दी गई थी? ऊपर में आपको बताया जा चुका है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी, 1989, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ध्यान देना है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। ऑप्शन डी होगा, डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? ये भी मैंने आपको ऊपर में ही बता दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो होती है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण होता है। तो फिलहाल सही आंसर ऑप्शन ए होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाती है तो 6 और 65। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्राप्त प्रमाणित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे सटीक आंसर आपका डी बनेगा, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा चुनाव का आवंटन कराना होता है, तारीख का तय करना ये भी सही है, चुनाव का निष्पक्षता बनाए रखना ये भी सही है, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना ये इनका कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि इनका कार्य नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या है? CEC का अर्थ क्या होता है? तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कमिश्नर जो होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव किस वर्ष कराया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव जिसे हम लोग आम लोकसभा चुनाव के नाम से ऊपर में देखे थे, तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन बी, 1952 में, 51-52 में हुआ था। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुआ
और 21 फरवरी 1952 तक चला था, यानी 51-52 यही कहा जाता है। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक शानदार जीत थी और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव, पहली लोकसभा चुनी गई। तो ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, ये आपको बताना। तो देखिए वीएस रामा देवी जो थी, रामा देवी, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इनका जो कार्यकाल था मैं आपको बता दूं कि 1990 ही, मतलब कि बहुत कम समय का कार्यकाल रहा इनका। 26 नवंबर 1990 से ये जाकर के 11 दिसंबर 1990 तक ये रही थी, ठीक है। और ये पहली महिला थी। वीएस रामा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। इनके अलावा वह कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थी। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल से पहले किसके द्वारा हटाया जा सकता है। कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा। तो देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि संसद के द्वारा दोनों सदनों के बहुमत जो होते हैं पारित करके राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोनों सदनों के द्वारा और साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति। यहाँ पे एक और हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है, 1 और 3 दोनों। इस वजह से हम दोनों को टिक करेंगे, 1 और 3 दोनों सही है, इसलिए डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में दोनों दोनों में 2/3 बहुमत के साथ, ध्यान दीजिएगा 2/3 बहुमत के साथ संसद के दोनों सदनों द्वारा उस आशय के एक प्रस्ताव के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है जो साबित दुष्व्यवहार के आधार पर या फिर अक्षमता के आधार पर हो। चूँकि मूल प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन करने की आवश्यकता होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे संसद और राष्ट्रपति दोनों शामिल होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है। ऑप्शंस में अगर दोनों हो और ऑप्शन एक डी दिख रहा हो जिसमें दोनों को इंडिकेट किया गया तो फिर हमें डी को टिक करना होगा। लेकिन अगर वैसा नहीं हो तो फिर हम वो देखेंगे ऑप्शन जहाँ पे संसद के बारे में 2/3 सदस्य के बारे में बात कही जा रही हो, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों को, यानी मुख्य कर्तव्य में से क्या एक शामिल नहीं है, क्या एक शामिल नहीं है। तो मुख्य कर्तव्यों में से क्या एक शामिल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए चुनाव आयोग का नियंत्रण एवं संचालन करना इनका कार्य है। चुनाव आयोग का पर्यवेक्षण करना, प्रत्येक चुनाव कराना ये सही है, लेकिन स्थानीय चुनाव का संचालन करना ये मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य नहीं है, भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ये स्थानीय जो चुनाव कराया जा रहा है ये राज्य चुनाव आयोग का कार्य होता है। तो यहाँ पर हम फिलहाल डी को टिक करेंगे। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि चुनाव आयोग से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी मैंने कवर कर दिया। चुनाव आयोग के सदस्यों में बताइए क्या क्या शामिल होते हैं। तो हमने देखा था ना कि 1989 से इसको 3 सदस्यीय बनाया गया था। तो 3 सदस्यीय में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। और चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि इसी तरह अपडेट्स आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।